नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है या बीटेक यानी बीई इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन की हुई है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा एक नई भर्ती जारी की गई है। और वो नई भर्ती क्या रहने वाले हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से अपन पूरी चर्चा करेंगे, ताकि जिन विद्यार्थियों ने बीटेक किया हुआ है और काफी चिंतित हैं कि हम इंजीनियरिंग करने के बाद में किस पद पर जा सकते हैं, उन सभी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा बिल्कुल निराश ना होए। चाहे अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है और कौन सी ब्रांच में दोस्तों, अगर आपने सिविल ब्रांच में की गई है तो काफी विद्यार्थी चिंतित होते हैं कि सिविल ब्रांच में हमने इंजीनियरिंग तो कर ली परंतु बहुत ही कम है जो वैकेंसी निकलती है, और वो भी अधिकारी वर्ग के लिए यानी ऑफिसर लेवल की वैकेंसी है वो कम निकलती है और बहुत ही टाइम बाद निकलती है। तो हम लोग क्या करें? तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहूंगा, राजस्थान सरकार ने, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने आप सभी विद्यार्थियों को देखते हुए एक नई वैकेंसी अभी जारी की गई है, और वो भी वैकेंसी बहुत अच्छी अधिकारी यानी ऑफिसर लेवल की वैकेंसी है। वो सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी विद्यार्थी है जिन्होंने बीटेक के अलावा अगर ग्रेजुएशन की हुई है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में है, उनके लिए भी इसके अंदर वैकेंसी जारी की गई है, और वो भी बहुत अच्छे पद हैं। और ऑफिसर जो भी बनना चाहते हैं, जिनका सपना है कि मुझे एक ऑफिसर बनना है, जिनका खुद अपने माता पिता का सपना है कि मेरा बच्चा एक ऑफिसर लेवल की नौकरी करे, तो उन सभी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा कि इस फॉर्म से कभी चूके नहीं, और इस फॉर्म को जैसे अभी निकला है इस फॉर्म को आप भर दें, और इसी के जो सिलेबस है उसी सिलेबस को देखते हुए आज से अभी से आप तैयारी में लग जाए। तो मैं उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो लेके आया हूं। आपसे निवेदन रहेगा कि आप अपने मित्रों के साथ इसे शेयर अवश्य करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर करना, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो बात करते हैं अपन अभी जो नई विज्ञप्ति जारी हुई है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, इसके ऊपर देखो दोस्तों, आपके सामने बिल्कुल प्रेस नोट पीडीएफ जारी हो चुकी है, और उसका पूरा का पूरा अपन देखते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा ये 24 अगस्त 2022 को विज्ञप्ति जारी हुई है, और किसमें आयोग के द्वारा, किसमें दोस्तों, स्वायत्त शासन विभाग के लिए राजस्थान नगर पालिका प्रशासनिक एवं तकनीकी सेवा नियम 1963 के अंतर्गत सहायक अभियंता सिविल यानी सहायक अभियंता असिस्टेंट इंजीनियर, जिसको आप आईएन बोलते हो, यानी सहायक अभियंता असिस्टेंट इंजीनियर, वो भी सिविल के अंदर दोस्तों। और कितने पद है? 41 पद। आगे बात करते हैं राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड यानी रेवेन्यू ऑफिसर। दोस्तों क्या है? रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड सेकंड के भी 14 पद है। और आगे बात करते हैं अधिशासी अधिकारी वर्ग फोर्थ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड फोर्थ के 63 यानी 63 पदों पर इस भर्ती को जारी किया गया। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, और पद कौन से हैं दोस्तों? स्थायी पद है, ध्यान रखना। विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों में कमी या वृद्धि भी की जा सकती है, ये चीज इसके अंदर मेंशन। अब बात करते हैं अपने पहला जो पॉइंट आता है पोस्ट। सबसे पहली पोस्ट आती है अपने पास में सहायक अभियंता सिविल, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। तो उन सभी विद्यार्थी जिन्होंने भी इंजीनियरिंग की है, चाहे वो आईआईटी से करे, चाहे वो एमएनआईटी से करे, चाहे वो राजस्थान सरकार के द्वारा जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज है उनके द्वारा अगर बीटेक सिविल इंजीनियर सिविल ब्रांच के अंदर किया गया है, तो वो सभी विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये ध्यान रखें, ये नहीं है आवश्यकता है वो राजस्थान सरकार के ही विद्यार्थी भर सकते हैं दोस्तों। पूरे इंडिया में से कहीं पे भी जिसने कहीं से भी इंजीनियरिंग की है, वो भी किसमें? सिविल में, सिविल ब्रांच में की गई है, वो सभी विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जिन्हें भी अधिकारी बनना है उसको तो ये फॉर्म भरना ही बनना रहेगा। ठीक है दोस्तों, देखें अब इसमें बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की कितने पद है, यानी पोस्ट की बात करें दोस्तों, कंप्लीट जो पोस्ट है 41 पोस्ट है। कितनी है पोस्ट दोस्तों? 41 है। आपको सिर्फ एक पोस्ट थी, और उस एक पोस्ट के आधार पर आपको क्या करना पड़ेगा? पहले फॉर्म भरना पड़ेगा, और उसी का सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं कि 41 पदों का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो किस तरह हुआ। तो बात करते हैं, इसमें जनरल की है वो सामान्य की 12 पोस्ट है, सामान्य महिला की 4 पोस्ट है, विधवा की 1 पोस्ट है। ठीक है, ये तो जनरल की जो पोस्ट है दोस्तों वो बताइए। आगे बात करते हैं एससी की। एससी में सामान्य की 5 महिलाएं हैं और 5 सीटें हैं, और सामान्य महिला की 1 सीट है। बात करते हैं एसटी की। एसटी में सामान्य
जो मेल है उनकी 3 सीटें हैं और सामान्य जो फीमेल है उसकी 1 सीट है। बात करते हैं ओबीसी की, ओबीसी में सामान्य जो मेल है उनकी 6 सीट है, सामान्य महिला की 2 सीट है। एमबीसी की बात करते हैं तो दोस्तों सामान्य के अंदर 2 सीट है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 3 सीट अब सामान्य मेल की है और सामान्य फीमेल की 1 सीट है। तो ये टोटल जो अपने पास में ये जो 41 सीट दे रखी है, उस 41 सीट कौन कौन से अंदर इसमें अंदर दिया गया, जनरल में कितनी सीटें हैं, ओबीसी में कितनी सीट है, एससी में कितनी है और एसटी में कितनी है। इन 41 सीट का इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन आपका किया गया। तो ध्यान रखें दोस्तों, आपने इंजीनियरिंग की है, आपका बहुत बड़ा सपना है और आपको अधिकारी बनने का सपना है, तो आपको इस चीज को फॉर्म को भर देना। तो ये तो थी अपने पास में सहायक अभियंता यानी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की 41 पोस्ट। क्या रहेगा इसके अंदर सिलेबस और एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, आगे अपन इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करते रहेंगे। तो आगे बात करते हैं सेकंड जो पद दे रखा है इसमें, राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड। दोस्तों अधिकारी है और वो भी कौन सा, ग्रेड सेकंड है। रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड सेकंड की कितनी पोस्ट है दोस्तों, इसमें पोस्ट दे रखी है 14 पोस्ट। कितनी पोस्ट है दोस्तों, 14 पोस्ट है। आपको तो 1 पोस्ट चाहिए और उस 1 पोस्ट पे आपको फॉर्म भर के तैयारी कर लेना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तीसरा पॉइंट कहता है अपने पास में अधिशासी अधिकारी वर्ग 4th। इसमें टोटल सीटें की बात करता हूं तो सीटें कितनी है दोस्तों, 63 सीट है। 63 सीट का इसमें भी वही चीज है, जनरल के अंदर बात करें तो 17 सीट आ जाती है, एससी में बात करें तो 7 सीट आ जाती है, एसटी में बात करें तो 5 सीट आती है, ओबीसी के अंदर 10 सीट है और एमबीसी के अंदर 3 सीट है और ईडब्ल्यूएस के अंदर 5 सीट है। तो इस तरह से दोस्तों ये अपने जो सीटों का बंटवारा है वो इस तरह से करा हुआ है। तो बात आगे करते हैं, तो ये अधिशासी अधिकारी वर्ग यानी कहने का मतलब है क्या इसमें बीटेक जरूरी है सर, ये वाला जो पॉइंट नंबर 2 और 3 है, क्या इसमें बीटेक जरूरी है। आगे बात करेंगे योग्यता इसके अंदर क्या रखी गई है, इसके अंदर देखेंगे अपन, ठीक है। तो आगे देखें इसमें क्या दिया गया, देखो एक नोट दिया गया दोस्तों, इस नोट को देखें। आयोग द्वारा राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड एवं अधिशासी वर्ग 4th के पदों हेतु एक ही प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यानी जो आपका पॉइंट नंबर 2 यानी पोस्ट नंबर 2 और जो 3rd पोस्ट है उसके लिए एक ही प्रतियोगी परीक्षा का यानी एक ही पेपर आयोजन किया जाएगा। और इसीलिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में अपनी प्राथमिकता का क्रम का अंकन अनिवार्य रूप से करें। यानी जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उस ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उसके अंदर जो आपको क्या करना है दोस्तों, प्राथमिकता देना। इन दोनों में से आपको प्राथमिकता किसे देना, पॉइंट नंबर 3 को देना है या पॉइंट नंबर 2 को देना। यानी जो आप पहले भरेंगे उसी के अंदर आपका पहले सिलेक्शन होगा और उसी पोस्ट के ऊपर आपका पद स्थापन होगा, ये ध्यान रखें। तो इसको आप देख ले में किसको आपको पहले भरना है और किसको आपको बाद में भरना है। तो आगे देखें, आगे अपने पास में ये क्या कहते हैं, आगे देखें, आगे अपने पास में मेन जो पॉइंट है जिसको अपन को उस पॉइंट के ऊपर पूरा का पूरा फोकस करना है उसमें देखें। अब देखें दोस्तों, इसमें आप जो पूछ रहे थे कि सर इसमें योग्यता क्या रखी गई है, तो इसमें योग्यता की बात करता हूं तो योग्यता देखें दोस्तों, ये बात करते हैं इस पॉइंट पे और जो अपना कहता है योग्यता, यानी योग्यता क्या, तो पद क्रम संख्या 1 का मतलब होता है सहायक अभियंता सिविल के लिए, सहायक अभियंता सिविल विद्यार्थियों के लिए इसके अंदर जो है वो बीई होना चाहिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, वो भी किस में होना चाहिए दोस्तों, सिविल में होना चाहिए। ध्यान रखने क्या हो रहा है इसमें, बीई होना चाहिए और वो भी किस में होना चाहिए दोस्तों, सिविल के अंदर होना चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। आगे देखें, और वो भी कौन सी यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी जो इंडिया के अंदर है उसके अंदर आपका ग्रेजुएशन यानी बीटेक यानी बीई आपका किसमें, सिविल में होना चाहिए। ये तो है अपने पास में योग्यता सिविल विद्यार्थियों के लिए, जो भी आईएन यानी असिस्टेंट इंजीनियर बनना चाहता है उन सभी विद्यार्थियों के लिए। आगे बात करता हूं पद संख्या 2 और 3। पद संख्या 2 का मतलब होता है दोस्तों राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड एवं अधिशासी अधिकारी वर्ग 4th के लिए। अब रही बात इसमें योग्यता क्या, देखिए दोस्तों इसमें जो योग्यता दे रखी है वो बिल्कुल, यानी इसमें दे रखा है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। यानी आपको कुछ नहीं दोस्तों, किसी भी स्ट्रीम के अंदर क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। स्नातक मतलब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, पहली चीज तो, चाहे आपने बीए की है, चाहे आपने बीकॉम की है या चाहे आपने बीएससी की है, ठीक है, या आपने कोई बी फार्मा किया हुआ या आपने इंजीनियरिंग की हुई है या आपने मेडिकल किया हुआ। यानी कहने का मतलब आपके पास में सिंपल एक ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपके पास स्नातक होनी चाहिए।
उसके लिए आपका जो सेकंड नंबर यानी राजस्व अधिकारी और अधिशासी अधिकारी वर्ग 4 है, उसके लिए आपको योग्यता है। अब देखें आगे दोस्तों, इसमें एक और पॉइंट दिया, शैक्षणिक अर्हता संबंधी जो प्रावधान है, पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष, ध्यान रखें दोस्तों क्या दिया हुआ, अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन के लिए पात्र होगा। देखो दोस्तों, सरकार बहुत सोचती है और उसी सोचने के आधार पर इसे ये जारी करती है। ठीक है दोस्तों, कहना मतलब ये हुआ कि जितने भी विद्यार्थी हैं, अगर उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है और वो फाइनल ईयर के अंदर वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, तैयारी कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब है उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है, वो अभी फाइनल का एग्जाम देने वाला, तो वो सभी विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन की दौड़ में है और सो फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, यानी फाइनल एग्जाम के अंदर अपीयरिंग है, तो वो वाले सारे विद्यार्थी इस फॉर्म को भी क्या करते हैं दोस्तों, भर सकते हैं। ये ध्यान रखना, बिल्कुल यहाँ पे मेंशन किया आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु आगे देखें दोस्तों, उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी जो सरकार के द्वारा जो आरपीएससी के द्वारा एग्जाम होगा, उससे पहले पहले आपको क्या करना होगा, उसमें शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का, कि मैंने फाइनल ईयर कंप्लीट कर लिया या मैंने फाइनल ईयर का एग्जाम दे दिया है और मैं पास हो चुका हूं। फाइनल ईयर के फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन एग्जाम से पहले आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको स्नातक कंप्लीट होनी चाहिए। ये तो था इसमें जो नोट करके लिखा हुआ था शैक्षणिक अर्हता। अब बात कर रहे हैं दोस्तों वेतनमान, इसमें वेतनमान क्या रहने वाला, तो काफी विद्यार्थी तो वेतनमान देखते ही बस खुश हो जाते हैं कि बस ये वेतनमान इसका इतना अच्छा है तो मुझे तो जाना है, तो इसमें ही जाना। क्यों दोस्तों, सरकारी नौकरी चाहे कोई भी हो, चाहे अधिकारी गण की हो, चाहे वो यूडीसी हो, चाहे वो कनिष्ठ अभियंता कोई भी हो, XYZ, तो उसमें सब में वेतनमान बढ़िया रहता, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आप एक बार जिस पद पे लग जाएंगे उसमें आपको बहुत अच्छी सर्विस, आप लाइफ संतुष्ट रहेगी और आपको अच्छा वेतनमान मिलेगा। तो बात करते हैं वेतनमान की। इन जो वेतनमान में क्या रहेगा, तो पहले बात करते हैं सहायक अभियंता सिविल की। दोस्तों सहायक अभियंता सिविल के लिए पे मैट्रिक्स जो लेवल है, ये लेवल का मतलब है 7वें वेतन आयोग के आधार पर पे मैट्रिक्स लेवल निर्धारित किया हुआ है। और पे मैट्रिक्स लेवल, इसका IN का पे मैट्रिक्स लेवल कितना होता है दोस्तों, IN का रखा हुआ L14, L14 पे, और वो भी ग्रेड अगर बात करें तो ग्रेड की देखे दोस्तों 5400, यानी जो फर्स्ट ग्रेड वाले जितने भी आते हैं, जितने भी फर्स्ट ग्रेड का नाम आ जाता है उसमें 5400 ग्रेड पे लग जाता है, और 5400 ग्रेड पे लगता है, इसका मतलब उसका पे मैट्रिक्स लेवल भी एक निर्धारित किया हुआ सरकार ने। और इसमें अंदर सहायक अभियंता सिविल के लिए पे मैट्रिक्स लेवल दोस्तों कितना रखा गया, L14 यानी L14 अपना रखा गया। और ग्रेड की बात करूं तो 5400 का ग्रेड इसमें रखा गया। दोस्तों 5400 का ग्रेड कम से कम फर्स्ट ग्रेड का होता है, और फर्स्ट ग्रेड के आधार पर अगर इसमें सैलरी देखें तो कम से कम आपका 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होता है उसके बाद में आपकी सैलरी रही, ये मानो वेतन ही वेतन है। इसमें अंदर बिल्कुल दे रखा होगा, वो मैं आपको बताऊंगा कितना मिलेगा। आगे बात करते हैं राजस्व अधिकारी ग्रेड फर्स्ट सेकंड। दोस्तों राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड के लिए पे मैट्रिक्स लेवल है वो कितना है दोस्तों, L12, L12 रखा गया है, और उसका जो ग्रेड रखा गया दोस्तों कितना, 4800। तो 5400 से जस्ट जो नीचे आता है, नीचे का मतलब उसके थोड़ा सा नीचे जो आता है तो वो होता है 4800 का ग्रेड। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने पास में ये भी ऑफिसर लेवल यानी ऑफिसर रैंक की सरकारी नौकरी है, बस इसमें पदों का अंतर है कि कौन सा पद किसके लिए निर्धारित किया हुआ और उसके लिए वेतनमान कितना रखा गया। तो इसका वेतनमान 4800 का ग्रेड पे के आधार पर रहेगा। अगली बात करते हैं अधिशासी अधिकारी वर्ग 4 के लिए, जिसके अंदर सबसे ज्यादा सीटें हैं, और उसके अंदर कितना, L11 दोस्तों, या इस L11 की बात करूं और पे में अगर ग्रेड पे की बात करता हूं तो इसमें आपका 4200 का ग्रेड होता है। तो दोस्तों 4200 का ग्रेड अगर बात करें तो 4200 का ग्रेड एक सेकंड ग्रेड की पोस्ट होती है, जो सेकंड ग्रेड के आधार पर जो भी सरकार ने वेतनमान रखा गया है वो वेतनमान आपको इस पोस्ट के लिए मिलेगा, ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, देखो दोस्तों इसमें एक नोट लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ दोस्तों, नोट। ये नोट जो भी है वो इंपॉर्टेंट अपने पास में, इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना। राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षा काल, दोस्तों ये क्या चीज होती है, पहली चीज तो परिवीक्षा काल क्या होती है। काफी विद्यार्थी चिंतित होती है कि सर ये परिवीक्षा काल क्या होती है, लगते हैं हमको तो फुल सैलरी मिलनी चाहिए परंतु मिलती तो नहीं है, ये एक परिवीक्षा काल का एक पॉइंट छोड़ देते हैं और हमको सैलरी कम देते हैं।
दोस्तों ये पॉइंट नहीं है, ये एक परिवीक्षा काल है। राजस्थान सरकार के जितनी भी विज्ञप्ति निकलती है, जितनी भी पोस्टें निकलती है, उन सभी विज्ञप्ति के लिए उसके अंदर मेंशन किया है, चाहे वो आरएस हो, चाहे वो एलडीसी हो, चाहे वो स्टेट लेवल की कितनी भी विज्ञप्ति, उन सभी विज्ञप्ति के अंदर 1-2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। कितना होता है दोस्तों? प्रोबेशन पीरियड। परिवीक्षा काल में क्या मिलेगा दोस्तों? नियत मासिक वेतन या फिक्स्ड पे। सरकार के द्वारा 2 साल के लिए आपको एक फिक्स पे, उसमें कोई संशोधन नहीं रहेगा। फिक्स पे का मतलब होता है अब हर मंथली आपको क्या होगा दोस्तों? प्रत्येक यानी हर मंथली आपको एक फिक्स्ड रिम्यूनरेशन यानी फिक्स्ड पे मिलेगा, जो 2 साल तक आपको उसमें ना कोई भत्ते मिलेंगे, ना कोई अलाउंसेज मिलेंगे। इसके अंदर सिर्फ आपको जो फिक्स पे होगा वो आपको पर मंथ मिलेगा। और जैसे ही आपके 2 साल प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होता है और उसी कंप्लीट होने के आधार पर आपसे एक संतोषजनक कार्य का, यानी इनके द्वारा किया गया कार्य 2 साल का संतोषजनक है, एक इनका ट्रेनिंग सेशन है, इनका प्रोबेशन पीरियड है बिल्कुल बढ़िया है, इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, संतोषजनक कार्य किया, उसी के आधार पर आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड वहीं समाप्त होता है और उसके बाद में अंदर आप सरकार के नियमित कर्मचारी बन जाते हो और परमानेंट कर्मचारी जिसको कहते हैं, नियमित कर्मचारी बन जाते हो और वहां से आपका ग्रेड पे लागू होता। यानी ये जो 5400 का ग्रेड दिया गया है या आपका L14 का ग्रेड दिया गया है, उसके आधार पर एक बेसिक लेवल निर्धारित होता है। उस बेसिक लेवल के आधार पर आपकी सैलरी निर्धारित होती है कि इनकी सैलरी अब कितनी होने वाली। तो दोस्तों 5400 की बात करता हूं ग्रेड की, तो आज की तारीख में 5400 ग्रेड पे का लगभग अगर बात के करें तो लगभग 50,000 से ऊपर इनकी सैलरी रहती है। ठीक है, 50-60 हजार के लगभग ऊपर रहती है। और बात करता हूँ दूसरे वाली ग्रेड पे 4800 की बात कर रहा हूँ, तो लगभग ये मान के चले नियर बाई लगा के 40-50 के आसपास आराम से सैलरी इनकी हो जाती है। लगभग ध्यान रखना दोस्तों 50 लगभग। और 42 की बात करते हैं तो ये भी लगभग 40-45 के आसपास शुरुआत में स्टार्ट हो जाती है, इनकी सैलरी भी 40,000 के आसपास। तो सरकार ने जो निर्धारित किया हुआ है वेतनमान, बहुत बढ़िया वेतनमान किया हुआ है और आप सभी विद्यार्थी अगर लग जाएंगे इस पोस्ट पे तैयारी बढ़िया अच्छे से करके, तो नो डाउट आप हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे इसमें क्या बाकी रही बात है इसके अंदर कि आयु सीमा, काफी विद्यार्थी चिंतित होते हैं क्या सर हमारी आयु तो नहीं चली गई क्या इस फॉर्म को भरने में? तो देखूं, चाहे कोरोना काल हो चाहे कोई सा भी काल हो, अगर निकल भी गया है तो सरकार ने आपको समय देंगे कि आप फॉर्म भर सकते हो। तो इसके अंदर फॉर्म दिया हुआ तो कितना दिया हुआ दोस्तों? देखो इसके अंदर मिनिमम लगाकर और इसमें दिया गया 18 साल से लगाकर और 40 साल में दोस्तों कितना 18 साल से लगाकर 40 साल के जितने भी विद्यार्थी हैं, इसके बीच में जितने भी विद्यार्थी आए वो सभी के सभी इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। अब रही बात है देखो दिनांक 1/1/2023 को न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए। पहली चीज हो 1 जनवरी 2023, ध्यान रखें दोस्तों, आया नहीं अभी जनवरी, लेकिन इन्होंने बता दिया कि 1 जनवरी 2023 को क्या हो जाना चाहिए? न्यूनतम मतलब है 18 साल का हो जाना चाहिए और बड़ा से बड़ा कितना दोस्तों? 40 साल। 18 से लेकर 40 साल के मध्य वाले सभी विद्यार्थी क्या है? इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चूकना नहीं, अगर ऑफिसर बनना है तो इस विज्ञप्ति को आपको भरना है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे अगर मान लो जिसकी छूट दे रखा है वो बिल्कुल अधिकतम है, जो इसमें दे रखा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष विद्यार्थियों को कितना दोस्तों? 5 वर्ष की छूट है। आगे बात है तो इसमें जितने भी छूट जाए वो इसमें अंदर दे रखी है। आगे बात करते हैं आगे क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, ये तो थी अपने पास में आयु से रिलेटेड और बाकी सारी पीडीएफ के अंदर है जो आपको सारी चीजें मिल जाएगी। इसमें मेन जो अपने पास में फॉर्मेट रहता है कि इस चीजों को अपन को विशेष रूप से ध्यान रखना, वो अपन ध्यान करेंगे। आगे देखें दोस्तों, आगे क्या कहता है। हाँ, चयन प्रक्रिया। तो इसमें चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली, इसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं, क्योंकि काफी विद्यार्थी बस सर चयन होना है और चयन कैसे करना है। तो देखो दोस्तों, ये अपने पॉइंट आता है चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया में अंदर देखो अभ्यर्थी का जो चयन है वो चयन कैसे होगा दोस्तों? प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। काफी विद्यार्थी चिंतित थे, मेरे पास में मैसेज भी आए कि सर क्या इसमें एग्जाम होगा? अच्छे से आप पीडीएफ को सरकार ने जो भी डाली है, आरपीएससी ने जो भी इसमें विज्ञप्ति जारी की है, उसको आप आराम से बढ़िया पॉइंट टू द पॉइंट आप नोट करें, पॉइंट टू द पॉइंट आप इसको पढ़ें और उसके अंदर देखें क्या। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस जो विज्ञप्ति इसके अंदर चयन प्रक्रिया के अंदर बिल्कुल लिखा हुआ है अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। यानी कोई भी आप इस तरह की दिमाग में भ्रांति ना फैलाएं कि एग्जाम नहीं होगा। तो इसमें बिल्कुल मेंशन किया हुआ है आपका
इसके अंदर सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा दोस्तों, एग्जाम होगा, यानी एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और उस प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से ही आपका इसमें सिलेक्शन होगा, बिल्कुल दे दिया गया, चेक किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक या उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में, देखो दोस्तों यहाँ पे ये और बता दिया गया, क्या होगा आगे देखो, यहाँ पे पहली चीज तो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगा और दूसरी चीज है इसमें अगर स्केलिंग, मॉडरेशन और नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा। अगर बहुत सारे फॉर्म आ चुके हैं और इस फॉर्म को, बहुत सारे फॉर्म को देखते हुए एग्जाम कंडक्ट करवाया, अगर हो सकता है अलग अलग पेपर में भी करवाया जाना पड़ेगा, तो उसके अंदर हो सकता है स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन पद्धति भी इसमें लागू की जा सकती है, बिल्कुल इसमें मेंशन कर दिया गया। ये ध्यान रखें दोस्तों, यानी आज से अभी से आप लग जाएं कि मुझे तैयारी करनी है तो नेगेटिव नहीं करना दोस्तों। अगर गलती से नेगेटिव कर दिया आपने तो नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से आप क्या आ जाएंगे, सीधे नीचे आ जाएंगे, याद रखें। आगे देखो, संबंधित सेवा नियम के नियम 21 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार / नियुक्ति प्राधिकारी को अनुशंसित किए जाएंगे जो योग्यता क्रम में व्यवस्थित होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं परीक्षा का स्थान एवं माह। परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा। अभी आपको इसके बारे में एग्जाम कब कंडक्ट करवाई जाएगी, आरपीएससी के द्वारा कब होगा, इसके बारे में नहीं है, लेकिन यथासंभव आपको सूचित कर दिया जाएगा। जो भी आरपीएससी की वेबसाइट है उसके माध्यम से आपको बहुत जल्दी है जो इसकी एग्जाम डेट घोषित कर दी जाएगी। आगे देखें, परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम। उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम के नियम 20A के अनुसार परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रत्यक्ष से जारी किया जाएगा। इसका जो सिलेबस है, जो आयोग की वेबसाइट दे रखी है, उस वेबसाइट में सिलेबस का जो पोर्टल दे रखा है, उस सिलेबस में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर आपको पूरा का पूरा इसका सिलेबस बिल्कुल पॉइंट टू द पॉइंट आपको इसका सिलेबस अलग से मिल जाएगा। तो ध्यान रखें, वहीं से आप सिलेबस निकाल लें और पॉइंट टू द पॉइंट आपको उसमें से पढ़ते रहना चाहिए, ये ध्यान रखें। आगे बात करते हैं आवेदन अवधि के दोस्तों, इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे फॉर्म भरना। तो देखो दोस्तों, 29 बात करें 29 अगस्त, कितना दोस्तों 29 अगस्त 2022 से स्टार्ट होंगे से दिनांक यहां पे दे रखा 29 अगस्त यानी 8 2022 से लगाकर 27/9/2022 27 सितंबर 2022 की रात्रि 12 बजे तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। यानी बात करता हूं कितना, 29 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे और कब तक चलेंगे, 27 सितंबर दोस्तों, 27 सितंबर तक आप फॉर्म है जो भर सकते हैं। इंतजार ना करें कि आपको टाइम बहुत कुछ मिला हुआ, तो इस टाइम को कभी भी नहीं देखें। आपको अगर फॉर्म भरना है तो आप जैसे ही स्टार्ट हो रहे हैं आप फॉर्म भर दें। फॉर्म भरने के बाद आप बिल्कुल निश्चित हो जाए कि मैंने फॉर्म भर दिया है, अब मुझे तैयारी करनी है, तो आप फिर फॉर्म है जो भर्ती आप तैयारी में स्टार्ट हो जाएं और लग जाएं और तैयारी करना शुरू कर दें पॉइंट टू द पॉइंट। तो आपके पास में जो टाइम दिया गया है उस टाइम के दौरान आप है जो इस फॉर्म को भर लें। आवेदन प्रक्रिया दोस्तों, आवेदन की प्रक्रिया कैसे रहने वाली कि कैसे करेंगे। उक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की जो वेबसाइट दे रखी है ये वाली rpsc.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंध में दिए गए दिशा निर्देश, विस्तृत विज्ञापन, सेवा नियम अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेवे, उसके बाद ही फॉर्म भरे। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश विज्ञापन का ही भाग और हिस्सा माना जाएगा। देखें दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन दोस्तों क्या है वहां पे दे रखा है, अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक करें या एसएसओ के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखें एसएसओ। आगे देखें इसमें क्या दे रखा पूरा, आप एसएसओ के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं या आप उसकी वेबसाइट पर जाकर अप्लाई ऑनलाइन करके भी फॉर्म भर सकते हैं ये चीज, या वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आपने करा हुआ है तो उस वन टाइम रजिस्ट्रेशन के आधार पर भर सकते हैं, या अगर प्रथम बार आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने है तो अभ्यर्थी को क्या होगा दोस्तों, नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी, समकक्ष परीक्षा, आधार कार्ड इत्यादि डॉक्यूमेंट प्रूफ के विवरण का क्या करना होगा दोस्तों, इंदराज करना होगा, यह ध्यान रखना। अगर बात करते अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात अगर उसने वन टाइम यानी ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने के बाद ओटीआर प्रोफाइल में
स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मदिन वगैरह सभी, परीक्षा विवरण, आधार कार्ड। अगर किसी भी प्रकार का क्या करना है, संशोधन किया जाना इसमें संभव नहीं होगा। एक बार जो आपने फिलअप कर दिया है, उस फिलअप करने के बाद में कोई संशोधन नहीं होगा। ध्यान आगे क्या दे रखा, अभ्यर्थी की परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध भुगतान राशि से परीक्षा शुल्क का भुगतान कर आवेदन पत्र क्रमांक, जैसे ही आपका जो इस एग्जाम ये जो फॉर्म आया विज्ञप्ति, इसको फॉर्म भरेंगे, भरने के बाद में उसकी एक फीस रखी गई है, उस फीस को जैसे ही आप फीस पे करेंगे तो उसके बाद में आपको एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगा, वह संभाल कर आपको रखना। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करना है तो किसी भी अन्य पोर्टल सुविधा का प्रयोग नहीं करेंगे। ये सारे इसके अंदर मेंशन किए गए हैं, ध्यान रखें दोस्तों, ठीक है। एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगी, उसका आप जैसे फॉर्म भरेंगे आपको उसका प्रीव्यू मिल जाएगा। हेल्प डेस्क दे रखी है उसके अंदर। देखें दोस्तों आगे क्या कहते हैं कि आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर दिए गए हेल्प डेस्क नंबर पर ईमेल कर सकते हैं आप। ये ध्यान रखें, अगर कोई भी समस्या आ रही है तो वहां पे आप ईमेल करके और अपना क्वेरी कर सकते हैं। आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र है उसी श्रेणी में आवेदन करें। तो ये अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात आवेदन पत्र व परीक्षा शुल्क रसीद की हार्ड कॉपी प्रिंट आवश्यक रूप से निकाल लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। काफी विद्यार्थी है जो बस कि नहीं हमने फॉर्म भर लिया है, अभी कोई भी चीज संभाल के रखने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा कदापि ना करें। इसके अंदर दिया जैसे ही आपने फॉर्म भर लिया, उस फॉर्म भरने के बाद आवेदन पत्र और जो आपने शुल्क कटा गया परीक्षा शुल्क की रसीद और हार्ड कॉपी वो क्या कर ले दोस्तों, प्रिंट करके रख ले। ध्यान रखें। आगे बात करते हैं अपन के, अब देखिए दोस्तों अगर ओटीआर के अंदर कोई संशोधन करना है तो संशोधन भी इसमें दे रखा है कि ओटीआर में आप संशोधन भी करना चाहो तो 500 रुपए का यहाँ पे दे रखा। देखो 10 दिवस के भीतर कितने दोस्तों निर्धारित शुल्क है जो 500 रुपए का ऑनलाइन भुगतान करके आप उस वन टाइम के अंदर आप कर सकते हो किसी भी संशोधन अगर करना चाहे तो। आगे बात करें दोस्तों परीक्षा शुल्क के बारे में, तो परीक्षा शुल्क इसमें कितनी लगेगा ये देखें दोस्तों। परीक्षा शुल्क यानी इस एग्जाम को जो विज्ञप्ति आई है इसको फॉर्म भरने के लिए बात करते हैं। परीक्षा शुल्क के अंदर सामान्य वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग हेतु आवेदक हेतु 350 रुपए फीस रखी गई दोस्तों, कितनी 350। और दूसरा अपना पॉइंट है राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों के लिए कितनी रखेगी दोस्तों 250 रुपए। या अगला तीसरा पॉइंट है निःशक्त जन राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है उनके लिए कितनी है दोस्तों 150 रुपए। और टीएसपी क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं 12 जिले की समस्त तहसीलों के शहरिया आदिम जाति के उपयोग हेतु 150 रुपए। तो ये तो इस फॉर्म को भरने के बाद में जो आपको फीस पे करनी है वो फीस थी आपने 350, 250, 150 और 150 रुपए। तो ये अपना फीस थी। जैसे आप फॉर्म भर लेंगे, फॉर्म भरने के बाद में आपको ये फीस क्या कर देनी, पे कर देनी। आगे बात करते हैं, आगे इसके अंदर क्या दे रखा दोस्तों, आगे देखो परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। तो ये क्या रहने वाला, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे विज्ञप्ति आई है तो इसके लिए आपको कितनी तैयारी करनी है और क्या क्या तैयारी करनी है तो वो देखें आप इसमें। तो दोस्तों देखो पहला बात करते हैं फर्स्ट, अपने पास में जो पोस्ट दे रखी थी सहायक अभियंता सिविल के लिए। तो जो भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग फील्ड से हैं और उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है, यानी कौन सी ब्रांच में, सिविल ब्रांच में, तो उसके अंदर ये विज्ञप्ति जो आई हुई है ये फॉर्म भरने के बाद में आपको तैयारी करनी है। लेकिन उस तैयारी करने से पहले आपको क्या देखना, परीक्षा का पैटर्न देखना कि इसमें क्या क्या रहने वाला। तो उसके लिए देखें दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न पत्र की। तो इसमें भाग ए है, इस भाग ए के अंदर क्या सिलेबस है, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। दोस्तों सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। अब क्या सर सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान में क्या डिफरेंस, तो बात करें दोस्तों देखो सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान में तो इसके अंदर राजस्थान का इतिहास आएगा, राजस्थान की कला एवं संस्कृति आएगी और राजस्थान की कला एवं परंपराएं, विरासत एवं राजस्थान का भूगोल तथा दैनिक विज्ञान। दोस्तों इसमें राजस्थान का पूरा ही जीके दिया हो, राजस्थान की हिस्ट्री यानी कितने वंश हैं, कौन कौन से राजा, कौन कौन से महाराजा हुए, वो सारे के सारे इसके अंदर क्या आ जाएंगे, इसमें हुए। चाहे वो मेवाड़ हो, चाहे वो मारवाड़ हो, चाहे वो जालोर हो, चाहे चौहान वंश हो,
ठीक है, ये सारे के सारे वंश हो, ठीक है, ये सारे के सारे अपन को राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर आएंगे और राजस्थान का इतिहास इसके अंदर बताएगा। कला एवं संस्कृति, कला वेशभूषा क्या होनी चाहिए, किले, हवेलियां, लोक देवियां, लोक देवता, ये सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, राजस्थान की कला एवं संस्कृति में आ जाएंगे। तथा राजस्थान का भूगोल में वही दोस्तों झीलें, नदियां, भौगोलिक विस्तार हो गया, मरुस्थल हो गया, ये सारा का सारा राजस्थान के भूगोल में आएगा। इसने बताया, लेकिन इतना सा सिलेबस आपको राजस्थान का जीके के बारे में बताया, तो ये राजस्थान का जीके कोई कम नहीं होता दोस्तों, ये भी बहुत सारा होता बड़ा। तो इसको भी अगर पॉइंट टू द पॉइंट आपको पढ़ना है, और बात करता हूँ इस अंक, ये 40 अंकों का है राजस्थान का पूरा जीके दोस्तों, 40 अंकों का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है, और ये ध्यान रखना, इसको आपको अच्छे से ढंग से कर लेना। और बात करता हूँ अगला भाग ब का अंदर आता है सिविल अभियांत्रिकी। आपने जो जब आपने बीटेक करी थी वो भी किस में करी थी, सिविल में, और उस सिविल में करी थी तो आपने जितने सब्जेक्ट पढ़े थे वो सारे के सारे सब्जेक्ट के आधार पर आपके इसमें नंबर रखेंगे कितने, 80 अंक। तो अधिकतम टोटल अंक तो कितने हुआ दोस्तों, 80 और 40 यानी 120 अंकों का आपका पेपर होगा। टाइम आपको कितना मिलेगा, 2 घंटे, यानी आपको 120 मिनट आपको मिलने वाला है, ये ध्यान रखें, 120 मिनट, 120 मिनट तो आपको मिलेंगे, और आपके कितने 120 ही अंक है। इसका मतलब बात करें तो लगभग आपके पर्सन भी इतने ही आने वाले हैं। एक अंक अगर एक पर्सन का निर्धारित होता है तो 120 अंक आपके 120% आपके 120 अंक निर्धारित होंगे, जिसके अंदर 80% तो आपका सिविल का है और 40% आपका, यानी 80 का आंकड़ा आपका सिविल का है और 40 का आपका क्या, राजस्थान जी के निर्धारित करता है। बात करते हैं आगे, इसमें राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 एवं अधिशासी अधिकारी वर्ग 4 के लिए क्या रहने वाला। तो दोस्तों ये पॉइंट नंबर 2 है, राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 और अधिशासी अधिकारी वर्ग 4 के लिए। तो इसके अंदर देखें दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर प्रश्न पत्र, यानी जो आपने जो पोस्ट नंबर 2 दे रखी थी और उसमें अंदर पहले आपने मेंशन कर दिया गया कि पोस्ट नंबर 2 एवं पोस्ट नंबर 3 के लिए एक ही एग्जाम होगा, और उसी एक ही एग्जाम के आधार पर उन दोनों में से आपने जो चूज की है पोस्ट, उसे चूज की हुई पोस्ट के आधार पर आपका पदस्थापन होगा। तो बात करते हैं इस दोनों पोस्टों के लिए एग्जाम एक होगा, और उसका सिलेबस क्या है। तो इस सिलेबस की बात करते हैं, इसमें भाग अ आता है जिसके अंदर सामान्य ज्ञान है, और सामान्य ज्ञान में पहला पॉइंट आता है भारतीय संविधान। दोस्तों भारतीय संविधान यानी राजनीतिक पूरा का पूरा पॉलिटी, भारतीय संविधान, उसमें कैसे कैसे अब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, ठीक है, लोकसभा, विधान परिषद, ये सारे के सारे इसके अंदर क्या होता है, ये अपने राजस्थान भारतीय संविधान का नाम आते ही पूरा का पूरा इसमें कवर आ जाता है, पहली चीज तो इसमें, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, ये पूरा इसमें है। अगली बात करते हैं राजस्थान का इतिहास, उसके बाद में कला एवं संस्कृति और राजस्थान का भूगोल, यानी ये पूरा का पूरा भारतीय संविधान इसमें ऐड किया गया है, और राजस्थान का पूरा जीके, इतिहास, ज्योग्राफी और कला एवं संस्कृति इसमें आने वाली है। आगे बात करते हैं भाग ब के अंदर, भाग ब में दोस्तों राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 एवं नगरीय निकायों से संबंधित विविध नियम एवं योजनाएं, इसके अंदर तो ये भाग अ और भाग ब। राजस्थान अ की बात करता हूं तो 40 आपके इसमें अंक है, और ब की बात करता हूं तो 40, यानी राजस्थान अ में 80 अंक है, और राजस्थान के इसके अंदर पार्ट जो ब दे रखा वो 40 अंकों का। समझ गए आप दोस्तों, दो पार्ट हैं इसमें, खंड दे रखे हैं अ और ब, इसमें ये 80 और ये 40, टोटल आपके 120 हुआ, और आपके अंक कितने हुए दोस्तों, आपके अंक 2, इसमें 120 है और समय आपका 2 घंटे का हुआ। आगे बात करते हैं, आगे इसमें क्या दे रखा, देखे दोस्तों प्रश्न पत्र नोट दे रखा, इसके अंदर नोट, प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रकार के 120 प्रश्न होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके कितने होंगे, 120 प्रश्न होंगे। बात करें 120 प्रश्न और 120 अंक, एक पर्सन आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 अंक निर्धारित करता है, एक पर्सन अपना 1 अंक निर्धारित करता है। ये देखो सभी पर्सन समान अंक के हो गए, और मूल्यांकन में ऋणात्मक अंकन या नेगेटिव अंकन किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे। दोस्तों नेगेटिव इसके अंदर रखी गई है, तुक्के अब अपन को नहीं लगाने। 120 पर्सन आएंगे, 120 मिनट मिलेंगे और 120 ही अंक होंगे, और नेगेटिव कितना 1/3 0.33, यानी नेगेटिव आपके इसके अंदर रखा गया है, ये ध्यान रखें। तो ये तो था दोस्तों अपने पास में क्या परीक्षा पैटर्न रहने वाला है, जिसको अपने पूरा का पूरा क्या किया है, अपने चर्चा की है, ये ध्यान रखें। आगे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, देखो आगे की बात करते हैं, और आगे अपन को बात बताता है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपना सही तो एक तो मोबाइल नंबर लिख देवे, एक ईमेल आईडी सही अंकित करे, जिससे आयोग द्वारा परीक्षा, साक्षात्कार, परिणाम
दस्तावेज सत्यापन इत्यादि संबंधी जो सूचना है वो अभ्यर्थी को SMS या ईमेल के माध्यम से क्या होगी दोस्तों, आप तक पहुंची जाएगी। चाहे SMS करें या फिर आपको ईमेल करें, ये दोनों चीजें आप है जो बिल्कुल करेक्टली उसके अंदर क्या करेंगे, फिलअप करेंगे। ये जानना, किसी दूसरे का मोबाइल नंबर और आईडी ना डालें। ऑनलाइन आवेदन में अंकित मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी बदलने, बंद होने, नेटवर्क समस्या होने पर, सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेवारी होगी। ध्यान रखना, अगर आपने गलती से भी किसी दूसरे का डाल दिया और उसके पास मैसेज चला गया कि आपका सिलेक्शन हो गया है और अगर उसने नहीं बताया तो ये जिम्मेदारी क्या है, RPSC की या सरकार की नहीं होगी, ये आपकी खुद की जिम्मेवारी होगी। ध्यान रखना, इसीलिए जो आपके पर्सनल मोबाइल नंबर है वही डालें, जो आपकी ईमेल आईडी है वही डालें, ताकि समय समय पर आपके पास में मैसेज पहुंच सके। आगे बात करें, देखो अभ्यर्थी बाकी सारी चीजें जो दे रखी है, इंतजार करने में ऑनलाइन, आप किसी का भी इंतजार किए बिना ऑनलाइन आवेदन आप फॉर्म भर ले, कोई भी त्रुटि इसके अंदर नहीं करें। यहाँ पे ये चीजें आपको दे रखी थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। देखिए आगे अपना ये जो था सारे मेन पॉइंट अपने डिस्कस किए। ठीक है, आगे देखें, ये सारा ऑनलाइन फॉर्म भरने का बताया गया है कि उसमें ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो कैसे भरना है, आपको किन किन बातों का, मेन चीज जो इम्पोर्टेंट अपना था कि इसमें किन किन चीज़ों का अपन को ध्यान रखना चाहिए, वो चीज़ अपने करी। आगे देखें, आगे बाकी ये इतना था, इसके अंदर सारा का सारा अपने पॉइंट है जो सारा चीज़ें समझ ली है। मेन जो पॉइंट थे उस पॉइंट के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि जो एग्जाम का पैटर्न होगा वो क्या रहने वाला है, पहली चीज़ तो। ठीक है दोस्तों, लास्ट पॉइंट देखते हैं। तो लास्ट पॉइंट में क्या दे रहेगा, अन्य बिंदु व सूचना में क्या दे रहेगा, परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्र से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिंदु व सूचना के लिए आयोग की जो वेबसाइट है उस पर नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा निर्देश, संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेवे। सारी चीजें दे रखी है। अगर मान लो कोई भी दिक्कत आती है तो आपको व्यक्तिगत रूप से उसके दूरभाष संख्या जो नंबर दे रखे हैं, फोन नंबर, उससे आप देख सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये अपने आज जो विज्ञप्ति जारी की है उस पूरी विज्ञप्ति के बारे में अपना चर्चा की है। और इस विज्ञप्ति में क्या रहा है, कितनी पोस्टें थी और उसमें क्या योग्यताएं रखी गई थी, उसका वेतनमान क्या था और उसका परीक्षा का पैटर्न क्या था दोस्तों। तो इस वीडियो के माध्यम से अपने पूरी चर्चा की है, पूरी समझाने की कोशिश की है कि जिन जिन विद्यार्थियों ने बीटेक की है या अगर बीटेक नहीं की है तो कौन कौन से विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप टाइम रहते हुए इस फॉर्म को जितना जल्दी, जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हो जाए एग्जाम फॉर्म भरना, आप इस फॉर्म को भर लेवें। और जो भी ग्रेजुएट विद्यार्थी हैं उनके लिए ये कोई बहुत, और जो ग्रेजुएट विद्यार्थी हैं उनको ऑफिसर बनना है दोस्तों। ध्यान रखने, अधिकारी बनने का सपना है वो ऐसे ही पूरा नहीं होता। सरकार के द्वारा विज्ञप्ति जारी होती है, फिर जारी होने के बाद में आपका मन में दिखता है कि हाँ मुझे अधिकारी बनना है, तो आपको फॉर्म भरना है। तो आप सभी विद्यार्थियों हेतु ये अधिकारी यानी ऑफिसर बनने की जो विज्ञप्ति है वो जारी हो चुकी है। आपको बनना है, बस आपको तैयारी करनी है, आपको फॉर्म भरना है टाइम रहते और तैयारी करनी है। ध्यान रखें, पूरा का पूरा परीक्षा पैटर्न आपको मैंने समझा दिया है, पूरा का पूरा जो सिलेबस था उसी के आधार पर मैंने आपको बताया गया है। अब रही बात, इसमें नेगेटिव भी रखी गई है, परीक्षा का आयोजन किया जाएगा ये भी मैंने आपको बता दिया। तो अभी से इसी वक्त से आप अपनी तैयारी को एकदम धारदार बनाएं, बढ़िया तरीके से और अच्छे तरीके से आप आज से ही शुरुआत कर दें एक नए सपने के लिए और उसको हकीकत में बदलने के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। ध्यान रखें दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे तक्षशिला अकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसमें आपको रोज शाम को आपको लाइव प्रश्नोत्तरी मिलेगी जो राजस्थान जीके से रिलेटेड है। जो राजस्थान जीके आपको कम से कम इसमें 40 नंबर दिलाने वाली, और उसी 40 नंबरों का अगर आपको रिवीजन करना है, अगर उन्हीं 40 नंबर आपको बढ़िया से लाने हैं तो हमारे तक्षशिला अकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें और रोज शाम को आज से जुड़ना ना मिले, ताकि आपको बहुत अच्छी, बहुत धारदार तैयारी होने वाली है, ताकि आपका प्रश्न कोई भी गलत ना हो। और अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं और हमारे कभी भी ऑफलाइन बैच को यहाँ पर आके ज्वाइन नहीं कर पा रहे किसी भी कारणवश से, परिस्थितिवश से, तो तक्षशिला अकेडमी ऑनलाइन ऐप के माध्यम से आप सभी कोर्सेज घर पे बैठे हुए आप प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल नॉमिनल फीस के माध्यम से। इसी आशा और उम्मीद के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं कि आप इस फॉर्म को भरेंगे और बहुत अच्छी तैयारी करेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।